नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और मैं हूं रामजी तिवारी और आपके सामने हम लोग संवाद कार्यक्रम लेकर आज फिर उपस्थित हैं। आज हम लोगों के बहुत एक खास मेहमान हैं हम लोगों के साथ, प्रसिद्ध कथाकार यायावर पत्रकार अनिल यादव जी। तो पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप बलिया आए और बलिया से भी ज़्यादा कि आपने हम लोगों को समय दिया, हम लोगों की स्टूडियो में आए, तो इसके लिए बहुत शुक्रिया पहले। और मैं परिचय दे दूं पहले एक छोटा सा कि अनिल जी यहीं बलिया के बगल में गाज़ीपुर ज़िले के रहने वाले हैं और मूलतः पत्रकार हैं। बाकी आप जो सुधी पाठक हैं वो जानते हैं कि वो एक अच्छे यायावर हैं और उनकी किताब बहुत फेमस हुई, वह भी कोई देश है महाराज, और उतने ही अच्छे कथाकार हैं जिसमें नगर बधु में अखबार नहीं पढ़ती वो कहानी संग्रह, और फिर उसके बाद जो अभी एक और किताब आई गौसेवक, वो काफ़ी चर्चित रही। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं हैं इनके दिमाग में और बहुत सारी चीज़ें जो भविष्य में आनी हैं वो हम सबके सामने वो हम लोग देखेंगे। अभी बिन्स हिंदी पे भी एक उनका उपन्यास स्टेशन आ रहा है, उसे भी आप पढ़ रहे होंगे या आपको देखना चाहिए। तो और अन्य सारी योजनाएं हैं और इन सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो इनको देखते हुए मन में आ रही हैं कि हम लोग कितनी बात करें, किसके बात करें। तो पहला तो स्वागत है आपका अनिल भाई, और दूसरा कि मैं सवाल करूं कि किस अनिल यादव को हम लोग जाने, वो अनिल यादव जो पत्रकार है, जो मूलतः पेशा तो आपका वही है, आप उससे नौकरी करते हैं, काम करते हैं, लेकिन एक जो कथा के लोग हैं, जो कथा की दुनिया के लोग हैं, वो आपको एक कथाकार के रूप में देखते हैं। जिसने गौसेवक पढ़ी हो, जिसने नगर बधु में अखबार नहीं पढ़ी हो कहानी संग्रह, या फिर यायावर के रूप में, मुझे लगता है कि 2010-11 में जो किताब आई वो अभी कोई देश है महाराज, तो एक दशक से या उसके पहले भी, ये तो मैं नहीं कहूँगा कि वही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर हम लोगों को यात्रा में कोई चीज़, एक किताब कोई उद्धृत करनी होती है तो हम लोग उसका उद्धरण देते हैं, तो वो इतनी महत्वपूर्ण किताब है। तो हम लोग किस अनिल यादव को याद करें? कौन सा अनिल यादव आपके भीतर है? ये एक ही आदमी है जो तरह तरह की भूमिकाएं निभा रहा है। अब मूल एक ही है वो। अब चूँकि पत्रकारिता का अलग डिसिप्लिन है, लिटरेचर का अलग डिसिप्लिन है, और जो जहाँ तक यात्राओं का संबंध है तो उसके जो अनुभव हैं वो हर जगह काम आते हैं। आपकी निजी ज़िंदगी में भी, पत्रकारिता में भी, साहित्य में भी, कहीं भी काम आएंगे। तो मूलतः एक ही आदमी है, कई तरह की भूमिकाएं निभा रहा है। आप जैसे चाहे वैसे देख सकते हैं। हाँ, नहीं, ये मैं चाह रहा था कि प्रिय क्या है। देखिए, आप लिख तो सब रहे हैं, तो लेखक को तो सब कुछ प्रिय है अपना, लेकिन जैसे क्या हुआ कि कई बार क्या होता है, अन्याय भी पाठक भी कर जाता है। जैसे आपको हम लोग एक यायावर के रूप में ज़्यादा जो है वो मानते हैं, और आपका जो महत्वपूर्ण कथाकार है वो थोड़ा सा पीछे हट जाता है, या जो महत्वपूर्ण पत्रकार है, आपने बहुत सारी खोजी रिपोर्टें लिखी, वो थोड़ी पीछे चली जाती है। तो क्या लगता है कि आप किसको मैंने पसंद करते हैं? ये तो पाठक की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन आप किसको पसंद करते हैं? मैं इन तीनों में से किसी को पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा। मैं तीनों से बहुत असंतुष्ट रहता हूँ। मुझे तो प्रिय ये लगता है कि कोई भी एक ऐसा नया अनुभव जो थोड़ा जटिल हो, इतना आसान ना हो, जिसको अभिव्यक्त करने में दिक्कत हो, मुझे अपने भीतर बहुत दूर ट्रैवल करना पड़े, बहुत जटिलता से गुजरना पड़े, और फिर जो उसको एक्सप्रेस करने का सुख होता है, वो मुझे प्रिय है। अब वो हर जगह है। एक अच्छी रिपोर्ट लिखने के लिए भी आपको बहुत भटकना पड़ता है, और कैसे आप किसी की पूरी ज़िंदगी को 800 शब्दों में अटा सकते हैं, ये चुनौती आपके सामने होती है। बिल्कुल। कहानी में भी यही है कि किसी एक समुदाय का जीवन फैला हुआ है 1000 सालों लंबा, लेकिन आपको 5000 शब्दों में लिखना है। उपन्यास के साथ भी यही है, ज़िंदगी को 200 पन्ने में समेटना अन्याय ही है एक तरह से। तो ये जो उसके भीतर चैलेंज वाला एलिमेंट है कि उसके क्रक्स को आप कैसे पकड़ पाते हैं, तो ये मुझे आकर्षित करता है। ये हर जगह है, ये चुनौती हर जगह। बिल्कुल। जैसा आपने बताया कि, और हमको याद है कि 2001 की शायद आपकी यात्रा थी पूर्वोत्तर वाली। हाँ। और किताब आई 10 साल बाद, 2011 में, जहाँ तक मैं याद कर रहा हूँ। तो 10 साल उसको आपने रखा, और 10 साल वो किताब निकली नहीं, और निकली तो इतनी इस तरह से निकली, और वो जिन्होंने वो यात्रा पढ़ी हो वो जानते हैं कि आप गए तो फिर वहीं पे एक तरह से खो गए।
आप उस एरिया को आपने देखा, और जैसा मैंने पहले कहा कि कई लोग उसे उद्धृत करते हैं पूर्वोत्तर को समझने के लिए भी, तो वो उतना चैलेंज एक यायावर तो आज के दौर में मैं देखता हूँ कि लोग 8 दिन 10 दिन जाते हैं और लिख देते हैं, तो उतना चैलेंज कैसे आप ले लेते हैं और कहाँ से उतना समय और कैसे वो आप मैनेज करते हैं उसे? देखिए, ईमानदारी से अगर कहा जाए तो मैं जब नॉर्थ ईस्ट गया था तो मैं बहुत डिप्रेशन में गया था, और मूलतः मेरी इच्छा थी, आंतरिक इच्छा थी, जो मैंने किताब में कहीं लिखा भी है, कि मैं चाहता था कि मैं एक ऐसी जगह जाऊं जहां की भाषा मुझको ना आती हो, मैं ऐसे जाऊं कि मेरे पास पैसे ना हों, मुझे दूसरों पर निर्भर होना पड़े। तो मेरा ये मानना था कि अगर मेरे भीतर जिजीविषा है, जीने की शक्ति है, तो वो जो अनिश्चित स्थिति होगी कि आपके पास पैसा नहीं है, आप भाषा नहीं जानते, किसी से संपर्क नहीं है, तो सर्वाइवल के लिए आपको हाथ पैर मारना पड़ेगा। तो इस डिप्रेशन से मैं बाहर निकल आऊँगा, ये सोच के मैं गया था। और किताब लिखने का कहीं कोई योजना दूर दूर तक मेरे दिमाग में एकदम नहीं थी, मेरी कोई आकांक्षा भी नहीं थी उससे पहले लेखक वेखक होने की। तो अब लौट आए वहाँ से, और वो डिप्रेशन भी बहुत टूटा, और लौटने के बाद मैंने हिंदुस्तान बनारस में नौकरी कर ली। मैं बहुत सारे मित्र ही अखबार निकाल रहे थे, तो उन्होंने कहा यहीं आ जाओ, तो वहाँ रोविंग करेस्पॉन्डेंट हो गए। तो होता क्या था कि रात में हम लोग जो बैठकें होती थी उसमें कुछ अंशों का डायरी वायरी मैंने लिख रखी थी, तो उसका पाठ होता था। चूंकि अनुभव नए नए थे, विचित्र थे, तो लोगों को बड़ा अच्छा लगता था। फिर उसके बाद उसको लखनऊ से एक मैगजीन निकालते थे, मुद्रा राक्षस, प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि इसमें लिखो, तो मैंने लिखा उसको। इतनी घटिया मैगजीन निकली वो उनका लड़का निकालता था, उन्होंने अपने लड़के को ही संपादक बनाने के लिए मैगजीन निकाली थी। उसमें इतनी प्रूफ की गलतियाँ, मतलब जो कंपोजिटर रहा होगा, जो शुद्ध लिखा हुआ था, उसको भी वो गलत सलत उसमें टाइप कर देता था, उनका लड़का देखता नहीं था, छप जाता था, और उसमें करीब 30,000 शब्द छपे, किसी ने नोटिस नहीं लिया। तो ये 2005 की बात है। तो मुझे लगा कि यार मेरे लिखे में कोई बात नहीं है, मतलब एकदम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं लोग। तो मैंने फिर बंद कर दिया। मैंने कहा मुद्रा जी बहुत घटिया आप छाप रहे हैं, मैं अब नहीं लिख सकता इसमें, और मेरे लिखे में भी दम नहीं है, मैंने मान लिया मैं अब नहीं लिखूंगा। फिर उसके बाद मैंने देखा कि 2-3 साल बाद छोटी छोटी पत्रिकाओं और अखबारों ने उसी गलत सलत अंशों को छापना शुरू किया। अच्छा। अब उस पर वो तारीफ भी करना शुरू किया लोगों ने कि बहुत अच्छा है, ये है वो है। फिर उसके बाद गौरीनाथ ने कहीं पढ़ा, जिन्होंने मेरा पहला कहानी संग्रह छापा था, अंतिका से। हाँ, तो उन्होंने कहा कि अरे अगर मुझको पता होता कि आपके पास ये है तो मैं आपका कथा संग्रह न छापता, इसको छापता पहले। तो गौरीनाथ का योगदान ये है कि गौरीनाथ पीछे पड़े और मेरे घर आकर रह गए 20 दिन, कि जब तक आप इस 30,000 के आगे कुछ हमको लिख के देंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं। अच्छा। तो इस तरह से फिर उसको उतने दिन बाद वो पुराना जो हैवरसैक था उसको खोला गया, उसमें पुराने कपड़े थे, यात्राओं के टिकट थे, अखबारों की कटिंग थी, डायरी थी, बहुत सारी चीज़ें उसमें पड़ी हुई थी। अब फिर मैं 2-3 महीने बंद रहा एक कमरे में, और फिर वो लिखा गया। तो बात यह है कि मेरे भीतर ड्राइव ही नहीं थी लिखने की। हाँ। वो ड्राइव दूसरे लोगों ने पैदा की, उसके बाद वो सामने आई। तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं क्यों इतना समय लगा, लगना ही था, क्योंकि मेरे भीतर लिखने की इच्छा नहीं। हाँ बिल्कुल, वो कोई सोच समझ के नहीं हुआ, कोई सोचा समझा नहीं। वो एक मुझे लगता है कि जैसे जो जीवन था, हाँ, वो चला, और फिर वो जो है एक कहीं किसी समय आके व्यक्त हो गया। और उस किताब में भी आप देखेंगे तो कोई चैप्टराइजेशन नहीं है, कोई क्रम नहीं है, बस एक बात खत्म होती है, एक पैराग्राफ खत्म होता है, एक डॉट आता है, फिर अगला शुरू हो जाता है, एक डॉट आता है, कहीं से कहीं शुरू हो जाता है। तो वो उतना ही अनिश्चित था, तो उसके बारे में ज़्यादा कुछ बता नहीं सकते। अच्छा, वो तो खैर किताब कालजयी हुई, और आज भी है, बेस्ट सेलर है मेरे ख्याल से। अंतिका की शायद सबसे ज़्यादा बिकने वाली किताब है, और अंतिका की मैं क्या कहूँ, इधर बीच में जितने भी यात्राएं आई हैं उसमें सबसे ज़्यादा वो बिकी और सराही भी गई। लेकिन जैसे आपने एक वो कहानी संग्रह भी है, उसी समय आपका आया, तो उससे जस्ट पहले नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, और वो बनारस की जो बदनाम गलियां थी उन पे आया था, जो मड़ुआडी का एरिया था या दाल मंडी का। वो फिर उसके बाद देख रहे हैं कि वो एक पूरा शोध परक था, जैसे कि वो एक कहानी भी कह सकते हैं, और एक कहें तो एक शोध ग्रंथ, जैसे कि उस पूरे जीवन में क्या हुआ बहुत नज़दीकी से देखा हुआ था।
तो वो मन में कैसे आया, वो प्लाट कैसे आया? ये वही बात है, जैसे अभी आपने कहा कि ये इन तीनों में से किसको आप प्रेफर करते हैं। मेरा कहना है कि ये तीनों एक ही हैं और एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो जो मडुआडी वाला इलाका है, वो एक सच्ची घटना हुई कि एक डीआईजी की बीवी ने सुसाइड किया और उसके बाद उसने अपने इमेज के मेकओवर के लिए साधु संतों की सलाह पे उस ब्रोथेल को, उस प्रोस्टिट्यूशन वाले इलाके को सील करा दिया, ऑर्डर जारी कर दिया कि ये यहाँ से जाएं। उसकी रिपोर्टिंग के लिए मैं गया, क्योंकि उससे पहले जो मेरे ही अखबार में रिपोर्ट छप रही थी वो काफ़ी गप, काफ़ी काल्पनिक, काफ़ी दूर दूर से देखी हुई छप रही थी। उसमें यह था कि ये वेश्याएँ बहुत अमीर हैं, बहुत सनकी हैं, बहुत कुलीन हैं, ये लोगों को लूट लेती हैं, इसके कारण इलाके में लोगों की लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं। तो मुझे लगा कि ये तो बड़ा गलत बात है, ये तो मतलब पता नहीं कहाँ से बिकाते ह्यूमन ट्रैफिकिंग के शिकार होके पुलिस और इनका दमन झेलते हुए, अत्याचार झेलते हुए जो औरतें आई हैं, उनको बताया जा रहा है कि ये बहुत सनकी हैं, बहुत अमीर हैं और ये लोगों को लूटती हैं। तो मैंने कहा कि मैं इसको रिपोर्ट करता हूँ। तो मैंने रिपोर्ट करने का तरीका ये निकाला कि मैं गया तो उन लोगों से मेरे संबंध बन गए, बड़ा अच्छा लगा मुझे उन लोगों के साथ, उनको भी मैं ठीक पत्रकार लगा। तो उन्होंने कहा कि आप यहीं रह क्यों नहीं जाते हम लोगों के साथ? तो हमने कहा ओके, मैं रुक जाता हूँ। तो मैं उनके यहाँ रुक गया। कर्फ्यू लगा ही हुआ था, दोनों तरफ से सील था, आ नहीं सकते थे, जा नहीं सकते थे। तो उसी के बीच में मैं 15 दिन रह गया। उन्हीं के साथ खाना पीना, उठना बैठना, गाना बजाना सब होता था। अच्छा। तो अब जो कुछ सामने आया मेरे, उसको एक रिपोर्ट में ला पाना असंभव था। बिल्कुल। पत्रकारिता की भी सीमा, मतलब तो लंबी कहानी। तो अब मैंने उसको फिर कुछ दिनों बाद एक लंबी कहानी के रूप में लिखा। तो वो जो मेरा एक रिपोर्टर की हैसियत से जो रिसर्च था, वो उस कहानी को सपोर्ट करने लगा। हो सकता है आने वाले दिनों में मैं कुछ और करूं तो वो किसी और चीज में बदल जाए। तो क्या वो रिपोर्टर आप गौसेवक वाले भी आप ही हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल, में जो अभी आई है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें एक रिपोर्टर का जिक्र आ रहा है। तो वो रिपोर्टर मैं ही हूँ। और वो इस तरह से हुआ कि जैसे मैंने उस इलाके में जो कैमूर वाला इलाका है, मैं नक्सल प्रॉब्लम को रिपोर्ट करने के लिए जाता था वहाँ, और वहाँ भी वही करता था। मेरा जो तरीका है रिपोर्टिंग का कि जहाँ जाओ वहीं रह जाओ, तुरंत जा करके बाइट ले करके या कोई एक रिपोर्ट बना के भाग मत आओ, लोगों के साथ थोड़ा टाइम बिताओ। तो वहाँ रहने के दौरान मुझको धामाचेरो मिला, और धामाचेरो के साथ मैं घूमता रहा, उसके घर भी गया, और वो जानवरों का जो पूरा तस्करी वाला नेटवर्क है उनके साथ में रहा। तो धामाचेरो ने करीब 5-7 साल बाद एक दिन रात में मुझे शराब के नशे में फ़ोन किया कि गुरुजी, कहता था मुझको, कहता था गुरुजी हम एमएलए हो गए। अच्छा। तो हमने कहा हो नहीं सकता यार, तुम्हारे जैसे लोग एमएलए हो जाएंगे तो एमएलए क्या करेंगे? कहा आपको यकीन नहीं है? उसने फिर वीडियो कॉल किया, कहा ये देखिए मुझे जो परिचय पत्र मिला है, मैं एमएलए हो गया हूँ। हमने कहा साले अगर तुम एमएलए हो गए हो तो इससे दुर्भाग्य की बात कुछ हो नहीं सकती। हाँ। ये तो कहानी है। हाँ। तो फिर मैंने उसको कहानी में बदला। हाँ। और आप समझिए कि मैं उस इलाके में गया होऊंगा वही 2002 में, बनारस रोविंग करेस्पॉन्डेंट होने के बाद मेरा पहला असाइनमेंट। और संग्रह आया आपका, मेरे ख्याल से कहानी छपी 19 में। हाँ, 18 या 19 में छपी। हाँ। संग्रह आया 20 में। तो ये भी 18 साल लग गए इसमें कि 18 साल पहले जो मैंने काम किया था उसको इंस्पायर किया उसी के एक पात्र ने कि भैया हम तो एमएलए हो गए। तो हमको लगा नहीं यार, इस तरह के लोग अगर कामयाब हो रहे हैं सोसाइटी में, डेमोक्रेसी में, तो इस कहानी को लिखा जाना चाहिए कि लोग तो समझते हैं कि आदिवासी बड़े सीधे साधे हैं, बड़े भोले भाले हैं, बिल्कुल, उनके साथ बड़ा जुल्म हो रहा है, बड़ा अत्याचार हो रहा है, और आदिवासी ये गुल खिला रहे हैं। तो मुझे लगा कि इसको रखना चाहिए। तो वही जो मेरा जर्नलिस्टिक पर्सनैलिटी का पार्ट है, उसने मेरे फिक्शन राइटर वाले पार्ट को सपोर्ट किया। बिल्कुल। और उसको एक तरह से कहे तो व्यवस्थित भी, जो प्रामाणिक तरह से, हाँ, प्रामाणिकता कॉम्प्लीमेंट किया, प्रामाणिक बना। क्योंकि इस बात का मैं कहूँगा जरूर इस बात को कि चूंकि संकट इतना बड़ा है कि लोग जैसे महानगरों में रहते हैं और वो गाँव की बातों को इस तरह से लेके आते हैं कि भाई हमको लिखना ही है उस पर, और बिना उस अनुभव के, तो वो चीज़ें बहुत वायवी हो जाती हैं। बिल्कुल। तो उसमें ये इतनी प्रामाणिकता अगर आती है तो वो कहानी क्यों कालजयी बनती है या अच्छी बनती है, वो उसका आपने उदाहरण। मुझे याद है कि एक कवियत्री हैं, उन्होंने
गांव में अपने जिक्र किया था कि वो झूला झूलती थी, तो उन्होंने जामुन के पेड़ पे जो है झूला लगा दिया। अब वो ये नहीं जानती थी कि जामुन का पेड़ जो है वो झूला नहीं लगाया जाता और कि बहुत कमजोर होता है, आरर होता है, आरर। तो उन्होंने लगा दिया था। खैर, तो ये कथा वाला रूप, और फिर हम देखते हैं कि आप जितनी रिपोर्टिंग हम लोग देखते हैं, जैसे कि मुझे एक रिपोर्ट आपकी याद है, आपने तुलसी राम की आत्मकथा आई थी और उसमें आपने रिपोर्ट किया था उनकी पहली पत्नी के बारे में, और उस आत्मकथा की बड़ी चर्चा हुई थी। मेरे ख्याल से सब लोग लहालोट थे उस पे, जितना शायद जूठन की चर्चा हुई थी उससे अधिक, उससे ज्यादा चर्चा हुई थी। लेकिन वो एक पक्ष था जो तुलसी राम ने, जो इतनी महत्वपूर्ण चीजें लिख रहे थे और उन्होंने वो उस पक्ष को एकदम से निग्लेक्ट कर दिया, उन्होंने कहीं उसका जिक्र नहीं किया। उस पूरी आत्मकथा में, मुर्दहिया में, मणिकर्णिका में कहीं जिक्र, और आपने वो रिपोर्ट किया था। बहुत सारे लोग मैंने देखा था कि नाराज भी थे उस चीज को कि ये आप क्यों लेके आए। तो वो कैसे दिमाग में आया था, कहाँ से वो ऐसे आया था? देखिए, बात ये है कि मुझे एक चीज़ बड़ी खटकती है, खासतौर से भारतीय परिवेश में, कि हम लोग व्यक्ति पूजा के चक्कर में बहुत जल्दी पड़ जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हम लोग चीज़ों को संपूर्णता में देखने के बजाय किसी एक पहलू को हम देखते हैं और उसके बारे में कोई एक कहानी रच देते हैं और उसमें मुग्ध होते रहते हैं। मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा मानना है कि अगर आप चीज़ों को संपूर्णता में देखेंगे तो कोई महानायक बनने ही नहीं पाएगा। अब जैसे अंबेडकर दलितों के महानायक हैं, लेकिन आदिवासियों के बारे में उनके जो विचार हैं वो किसी कुलीन आदमी के विचार हैं, कि जैसे उनको लगता है कि अगर आदिवासियों को आत्मनिर्णय का अधिकार दे दिया जाए और आदिवासियों को रिजर्वेशन और ये सारी चीज़ें दी जाएं, तो वो इसे घातक मानते थे। मतलब वो आदिवासी प्लाइट को वैसे नहीं समझते जैसे वो दलितों के प्लाइट को समझते हैं। फिर उसके बाद आज जैसे जो अभी सेमिनार हमने किया उसमें मैं इस बात को कहना भूल गया कि अंबेडकर ने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद कहा था कि अब सत्याग्रह की, धरना की, प्रदर्शन की कोई ज़रूरत नहीं, आंदोलन के इन रूपों को ही खत्म कर देना चाहिए। तो वो इतने मुग्ध थे संविधान बन जाने के बाद कि उनको लगा था कि अब सब कुछ अच्छा ही भविष्य में रहेगा, कभी कुछ घटित नहीं होगा। तो हम ये कह रहे हैं कि ये जो बात है कि किसी के व्यक्तित्व के फॉलीज को, उसकी दृष्टि की सीमाओं को पहचानने के बजाय उसको महानायक बना के अंधी पूजा शुरू कर देना, इससे बड़ा नुकसान हुआ। मैं इसके खिलाफ हूँ। मेरा ये मानना है कि आदमी जैसा है उसको संपूर्णता में वैसा ही रखा जाना चाहिए। आपने फिल इन द वो ब्लैंक्स किया, हाँ, आपने भरा उन गैप्स तो मुझे लगा कि मैंने जो पहला हिस्सा था उसमें तुलसी राम को काफ़ी महिमा मंडित किया। उसमें मैंने लिखा कि जितने भी अकादमी में प्रोफेसर्स हैं वो प्लास्टिक के हैं और उसमें तुलसी राम धातु के हैं, उनकी धातुई झनकार सुनाई देती है जो जीवन के संघर्षों से आती है। लेकिन यही आदमी अपनी बीवी, जिसके गहनों को बेच करके, जो भी 2-4 गहने रहे होंगे, बेच के जिसने पढ़ाई की, ससुराल से जिसका गल्ला आता था, जिसके बैल बेच करके जिनकी फीस भरी गई, तो वो उन सवर्ण लड़कियों का तो जिक्र करते हैं अपनी आत्मकथा में जिनका उनके प्रति एक फैसिनेशन है। उन सवर्णों का भी जिक्र करते हैं जिन्होंने उनको उनकी मदद की। वो एक बाबा साहब का जिक्र हाँ, लेकिन वो अपनी पत्नी ब्याहता जिसने उनके लिए गुमनाम रहते हुए इतनी बड़ी कुर्बानी दी, उसको जानबूझ के अंडरमाइन करते हैं, गायब कर देते हैं, उसको अपने जीवन पे कलंक और धब्बा समझते हैं। और यही प्रवृत्ति फिर हम बाद में देखते हैं, यही प्रवृत्ति हम रामविलास पासवान में देखते हैं, जो अपनी पहली बीवी को भूल जाते हैं और जो उनकी दूसरी पंजाबन बीवी है वही दिखाई देती है। या बहुत सारे आईएसएस के मामले में ऐसा है, आईपीएसएस के मामले में है, पॉलिटिशियंस के बारे में है। तो कम से कम मेरे बस में जितना था, मैं जिनको दिखा सकता था उनके व्यक्तित्व का दूसरा हिस्सा, उनका वनरेबल और कमजोर हिस्सा, उसको मैंने दिखाने की कोशिश की कि ये महानायक न बनने पाए। ये मेरी मंशा थी। अच्छा, बात तो हम लोग बहुत कर सकते थे, लेकिन अब एक चीज़ मैं जानना चाहता हूँ। मैं पर्सनली कहिए तो आपको ये एक यायावर, एक कथाकार और एक पत्रकार से ज़्यादा एक चिंतक के रूप में भी देखता हूँ, और उस नाते मैं पूछता हूँ इस बात को कि जैसे इन सब सारी चीज़ों से एक 50-55 की उम्र है और आप देख रहे हैं जो लोकतंत्र है हम लोगों का जिस तरह से विकसित हो रहा है, तो जिसमें अभी आप जिक्र भी कर रहे थे आज जिस सेमिनार में आप थे उसमें
भारत का संविधान और जन आंदोलन, तो उसमें आपने जिक्र भी किया कि जिसमें संस्थाओं की स्थिति इतनी खराब है और जहाँ पे जो न्यायपालिका की स्थिति खराब है, विधायिका कार्यपालिका घिसट रही है, मीडिया की स्थिति हम देख ही रहे हैं, आप उसका हिस्सा हैं, तो कितनी उम्मीद है और कितनी नाउम्मीद है यहाँ से? इंडिया उतना ही नहीं है जितना टेलीविज़न के कैमरे में दिखाई देता है, वो ज़मीन में कहीं बहुत गहरे है। और उसकी जो संस्थाएं हैं वो उतनी ही नहीं है कि ये सुप्रीम कोर्ट है, कार्यपालिका है और विधायिका है और प्रेस है। एक जातीय पंचायतों का भी सिस्टम है, पंचायतों का भी सिस्टम है, और इन सब में भी कुछ न कुछ प्रगतिशील तत्व तो जरूर है, वरना वो टिकी नहीं रह सकती थी। अगर उनकी कोई उपयोगिता ना होती तो जबरदस्ती टिक नहीं सकती थी। कोई भी चीज़ नहीं टिक पाती, इसकी उपयोगिता ना मामला है। और दूसरा बात ये मुझे लगता है कि जो भारत की जनता है, इसमें एकदम से ऐसा नहीं हुआ कि उसका ब्रेन वॉश हो गया है, बड़ा धीरज है। और यही मुझे पता नहीं क्यों बहुत रहस्यमय सा है, सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन मुझे उम्मीद है। तरह से ये बात है कि मैं सिर्फ ये राजनीतिक बात नहीं कह रहा हूँ, इसमें धर्म भी है, इसमें संस्कृति भी है, इसमें हमारा लोक जीवन भी है। उसमें अभी वो प्राण तत्व तो पूरी तरह से सूखा नहीं है। आप सोचिए कि ये जो जाट समुदाय है और ये जो पंजाबी हैं जिन्होंने किसान आंदोलन की शुरुआत की, इन्होंने ही तो बीजेपी को चैंपियन किया था। बड़े सपोर्टर रहे, बड़े सपोर्टर थे, ओपन सपोर्टर थे, लेकिन लड़े तो 1-2 दिन थोड़े लड़े, 8 महीने 9 महीने क्लासिक लड़ते जा रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि अगर ये सत्ता के साथ चले गए थे, फासिस्ट हो गए थे, धर्मांध हो गए थे, तो इनमें ये धीरज, ये कैलिबर कि अपने सारे जाति के धर्म के मतभेदों को भुला करके इतनी मजबूती के साथ लड़ने का हौसला कहाँ से आया? यही मिरेकिल। तो इसी तरह के मिरेकिल की उम्मीद में मैं भी जिंदा हूँ। चलिए देखा जाए, लोकतंत्र जिंदा रहे, इस बात को हम लोग भी याद रखें। और जाते जाते एक और सवाल कि अब नया क्या आ रहा है? और एक तो हम देख रहे हैं कि बीन्स पे स्टेशन आपका उपन्यास आ रहा है, इसके अलावा नया क्या, और हम लोग क्या पढ़ेंगे आपसे आने वाले दिनों में? अब ये मैं नहीं कह सकता, 2001 का लिखा हुआ 2010 में हम लोग। हाँ, तो ये मैं अपने लेखन के मामले में करीब अब क्रॉस रोड पे हूँ, चौराहे पे हूँ, क्योंकि अब मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने अब तक जो लिखा है वो मुझे बड़ा सतही और नकली लगता है। अब तक मैंने जो कहानियाँ कही हैं, चाहे वो ट्रेवलॉग में कही हो, चाहे फिक्शन में कही हो, चाहे लेख में कही हो, चाहे रिपोर्ट में कही हो, मैं एक ही मानवीय सार तत्व को प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ, बस रूप अलग अलग होते हैं। तो वो अब तक वो एक्सटर्नल था, जैसे ऊपर के लक्षण जो हैं आदमी के, समाज के, उसके मैंने बहुत बारीक डिटेल प्रस्तुत किए हैं। तो ये सब सलमा सितारा है, सजावट है, पच्चीकारी है, जिस पे लोग कहते हैं कि अरे वाह 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 वाह। आंतरिक जीवन नहीं है, आप देखेंगे उनके मन में क्या चल रहा है वो नहीं है। तो अब मेरे सामने जो मैंने अपने लिए चैलेंज रखा है कि अब मैं कुछ दिनों तक लोगों के मन की ही कहानियाँ लिखूंगा। एक वो साइकोलॉजिकल प्लेन की कहानियाँ होंगी, साइकोलॉजिकल प्लेन की रिपोर्टें होंगी, साइकोलॉजिकल प्लेन के ट्रैवलॉग होंगे। मैं उनके आंतरिक जीवन में बैठूंगा और ये फिर कभी एक्सटीरियर और इंटीरियर मिल करके किसी एक बैलेंस किस्म की रचना में कल्मिनेट होगा। तो अब वो किस रूप में आएगा मैं नहीं जानता, लेकिन जो भी होगा वो ज़्यादा इंट्रिकेट और आंतरिक जीवन की कहानियाँ होंगी। चलिए, हम लोग तो ये तो अच्छी एक सूचना आपने दी कि अभी बाह्य जीवन हम लोगों ने देखा, वो आत्मा एकदम भीतर हम लोग जाएंगे तो देखेंगे जरूर, और लाजिम है कि हम भी देखेंगे। और तो बहुत शुक्रिया अनिल भाई, आप आए यहाँ पे, और बात करने का तो बहुत मन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, और अपने प्रिय कथाकार को, यायावर को पाके तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन फिर समय की कमी है, फिर कभी मिलेंगे। आप पड़ोसी ही हैं, और हम लोग तो कई बार मानते हैं कि गाजीपुर से ही बलिया निकला है, तो गाजीपुर बलिया एक ही है। तो फिर मुलाकात होगी किसी जगह, यहीं पे कहीं और वो जो चीज़ नई आए उसकी प्रतीक्षा भी रहेगी। तो बहुत शुभकामनाएं, आपने समय दिया इसके लिए, धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।